चैप्टर नंबर 6 पे थे हम और चैप्टर का नाम था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चैप्टर का नाम क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और मैंने कहा था इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी इन डिमांड। और अब तक हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 5 के अंदर कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाती है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाती है और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन कितनी बढ़ती है और कितनी घटती है ये हमने नहीं पढ़ा। तो अब इस चैप्टर में हम उसे मेजर करके देख रहे हैं कि कितनी डिमांड बढ़ती है, कितने परसेंट घटती है। लेकिन मैंने कहा सब गुड्स की डिमांड और प्राइस का रिलेशन एक जैसा नहीं होता। कुछ गुड्स नेसेसिटी होते हैं, कुछ गुड्स लग्जरी होते हैं, ठीक है नहीं? हर गुड्स की थ्योरी एक जैसी नहीं हो सकती। तो हमने कहा हम पढ़ते हैं द काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने काइंड्स पढ़नी स्टार्ट की। हमने पहली वाली काइंड पढ़ी, सबसे पहली काइंड हमने पढ़ी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल डिमांड मतलब थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आया जीरो, प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा तो डिमांड टप देनी जीरो, और थोड़ा सा भी प्राइस घटा तो डिमांड इन्फिनाइट बढ़ जाएगी, मतलब अनलिमिटेड बढ़ जाएगी। उसे हमने क्या नाम दिया? परफेक्टली इलास्टिक। से याद रखना फ्लेक्सिबिलिटी, कंफ्यूज मत होना, पक्का पेपर में आएगा, 100% पेपर में आएगा, 100% ये पक्का पेपर में आएगा। परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, और 99.9% बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा तो डिमांड टप से जीरो, और थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा तो डिमांड, और उसको हमने क्या नाम दिया? ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और कर्व कैसा बनाया? पैरेलल टू एक्सिस। तीनों बातें याद रखनी है, तीनों बातें दिमाग में रखनी है, तीनों बातें। जब हम बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये जब हम इसकी बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की, तो हम ईडी को कैसे लिखते हैं? पता नहीं किसने बताया ऐसे करके। लेटा हुआ है, अरे छोड़ो यार, तुमने कंफ्यूज कर ऐसे, बस ठीक है, बस हो गया, ऐसे रहेगा हमारा, ऐसे रहेगा, तुम लिख लो अपने आप। ईडी कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। और एक बात तो याद रखनी है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग इज देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द प्राइस, द डिमांड रिएक्ट्स। मीन्स इफ देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द प्राइस, द डिमांड बिकम्स जीरो, एंड इफ देयर इज अ स्लाइट डिक्रीज इन द प्राइस, द डिमांड। ये पहले तो याद रखना है। दूसरा, ईडी को कैसे लिखते हैं? ऐसे। और तीसरा, पैरेलल टू एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्सिस। आज कितने क्वेश्चन आए थे मालूम है? आज के पेपर हमारे पास आपके आज भी आया था ये। अब ये क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आज ईडी और ईएस के थे? मैं बहुत जल्दबाजी में मैंने किए, मेरे को टाइम नहीं था, बहुत कम, क्योंकि जब आपको शायद आपने फोन किया तो मैं सो रहा था, और मैं उठा और मैंने बहुत सारे किए। मैंने फिर भी 30-40 किए हैं फटाफट। प्रीति को मैंने दे दिए, क्योंकि 1 बजे है ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है ना, और मुझे पौने के नीचे आना होता है, बच्चे आ जाते हैं डाउट्स के लिए। ये देखो, ये बनेगा कर, यहाँ प्राइस, यहाँ डिमांड, और ये डिमांड का, ठीक है, याद रहेगा। इसे क्या बोलते हैं? एट द टाइम ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, द डिमांड का विल बी हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्सिस। ये पूरा बोले जाए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे प्राइस घट जाए, डिमांड की सेहत पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, वो पायल की तरह ही रहेगी। ये देखो आप, परफेक्टली इन इलास्टिक, अच्छा नंबर की तरह कर लो, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। मतलब उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। किसकी सेहत पे? डिमांड की सेहत। प्राइस बढ़े, प्राइस अच्छी सेहत है इसलिए बोला, ऐसी अच्छी सेहत होनी चाहिए। ये क्या सुपर सी है ना, ये देखो इधर देखो, परफेक्टली इलास्टिक। कौन सी? परफेक्टली इन इलास्टिक। लेकिन हाँ, लेकिन सुनो, इन इलास्टिक का मतलब हम बात करते हैं प्राइस से। प्राइस का बढ़ना या प्राइस का घटना डिमांड पे कोई असर नहीं डालता। और इसमें हम डिमांड को कैसे लिखते हैं? ईडी इज इक्वल टू, और जब बात कर्व की आएगी तो पैरेलल टू वाइज। यहाँ प्राइस, यहाँ डिमांड, ये डिमांड का, याद रहेगा। और फिर तीसरा हमने पढ़ा कौन सा? नहीं, 3 हो गए थे ना, 2 ही हुए। अच्छा चलो तीसरा लिखो फिर।
आ जाओ तीसरा लिखे। तीसरा है हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी UNITARY। ये भी आया था आज, सब आता है पेपर में। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। कल किस चीज का है? कोई बात नहीं, भेज देना सुबह 8 बजे। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू 8 से कितने बजे तक चलेगा? 10। बहुत टाइम है बेटे, भेज दे। ये टाइम सोने का भी नहीं है, आराम से भेज दे। आ जाओ तीसरा लिखो यूनिट। अच्छा सुनो, पहले मैं समझा देता हूं। इधर देखो, यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है मालूम? यूनिटरी इलास्टिक यूनिट के हिसाब से चेंज आना, मतलब जितने परसेंट प्राइस में चेंज आया उतने ही परसेंट डिमांड में चेंज आया। दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आप समझे मेरी बात? अगर मान लो प्राइस 10% बढ़ा तो डिमांड 10% घटी। आप मेरी बात समझ रहे हो? जितने परसेंट प्राइस बढ़ेगा उतने परसेंट ही डिमांड घट रही है। हाँ, प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है, ये बात तो हमें मालूम है। यानी जितने परसेंट चेंज प्राइस में आएगा उतने ही परसेंट चेंज डिमांड में आएगा। दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें, इसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जितने यूनिट मतलब परसेंट, जितने यूनिट चेंज प्राइस में आया उतने सेम यूनिट डिमांड में चेंज आया। दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है जी, और लिख लो इसके बारे में, आप लिख लो। In this case, the percentage change in quantity demanded the percentage change in quantity demanded is equal to the percentage change in price. Is equal to the percentage change in price. For example, आप लिख लो, ये प्राइस छोटा सा बना लो और ये क्वांटिटी डिमांडेड। मान लो पहले प्राइस को हम कितना रखें? मान लो प्राइस 20 था और क्वांटिटी डिमांडेड 100 यूनिट्स थी। प्राइस घट के 10 हो गया, ये बढ़ के 150 हो गई। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखो आप, कितने परसेंट चेंज आया प्राइस में? कितने परसेंट घट गया? 50% बोलो यार, कैसे बात? 10% बोल रहे हो? 10 तो रुपए हुआ, परसेंटेज की बात कर। कितने परसेंट घटा? 50%। पहले प्राइस कितना था और कितना घट के कितना हो गया? तो कितने परसेंट घटा? 50%। ये देखो, प्राइस घटा 50% और डिमांड कितनी बढ़ गई? दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जितने परसेंट प्राइस में चेंज आया उतने ही परसेंट डिमांड में चेंज आया। वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, डिपेंड ऑन द प्राइस। प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटेगी। ठीक है जी, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखोगे तो उल्टा हो जाए। है ये भी वही यूनिटरी इलास्टिक। बात समझ में आ गई ना आपके? क्लियर समझ में आ गई? अब लिखो, इसके अंदर हम ईडी को लिखते कैसे, और उसके बाद ईडी को जो है हम इसमें डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो लिखो, ईडी को कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हम ईडी, बोलो कोई बताएगा कैसे लिखेंगे? ईडी इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू 1। यहाँ पे BD को कैसे लिखते हैं? इज इक्वल टू 1। वहां कैसे लिखीजिए? पहले वाले में, दूसरे वाले में, इसमें लिख दो ED इज इक्वल टू 1। और डायग्राम इसका कैसा बनेगा? इसका डायग्राम बनेगा ऐसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कुछ ऐसा, इतना ज्यादा नहीं पर थोड़ा। हाँ, इसे ऐसे पढ़ा था 10th क्लास में। इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये मैडम पूछती है, सुनो, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
हाइपरबोल, HYPERBO, हाइपरबोल हमने पढ़ा था 10th क्लास में। अगर आपने 10th में पढ़ा हो तो एक छोटा सा चैप्टर आया था, चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वो आपने डायग्राम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। इसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोल, ठीक है जी। इसमें डायग्राम बनता है ऐसा, यहाँ आएगा प्राइस, यहाँ आएगा डिमांड, और यहाँ बन जाएगा आपका डायग्राम, प्राइस इन रुपीज, डिमांड इन यूनिट्स। ये देखना नहीं भूलना, ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ये डिमांड का, ऐसा सब बनेगा। आप बना के देख सकते हो, इसका यूज करके बना के देख लेना, घर में जाके ऐसा ही बनेगा। इसको यूज कर लो या इसको यूज कर लो, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। चाहे तो इसको यूज कर लो, प्राइस ले लो, और इसको यूज कर लो, एक ही बात है, ऐसा बनेगा डायग्राम। अब कौन सा ये यूनिटरी इलास्टिक है, मतलब सेम यूनिट में डिमांड बढ़ेगी, जितनी यूनिट में प्राइस घटेगा, जितने परसेंट प्राइस घटेगा उतने परसेंट डिमांड बढ़ेगी। इट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक, दैट्स व्हाई ईडी इज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है जी। जहां पे परफेक्टली इन इलास्टिक है वहां पे ईडी इज इक्वल टू 0 था, मतलब प्राइस के बढ़ने और घटने का डिमांड पे जब कोई असर नहीं था, तो हमने कहा था ईडी इज इक्वल टू 0, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द फ्लेक्सिबिलिटी इन डिमांड वाज 0। अब मेरी बात सुनो ना, आप ईडीटी मत सुनो, पूरा नाम लो, मैं क्या बोल रहा हूं। व्हेन द केस वाज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इन दैट केस द ईडी वाज इक्वल टू 0, मतलब उस केस में हमने पढ़ा था whatever changes in the price will not affect the demand of a commodity. Demand of the commodity will not be affected by the change in price. In that case, the elasticity in demand was equal to 0. Here, whatever the price change, in the same quantity the demand will change. Here, whatever the price change, either this way or this way. आप देख रहे हो, यहाँ प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रही है, यहाँ प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रही है। कुछ भी चेंज आए, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे, जितना प्राइस घटेगा उतनी ही डिमांड बढ़ेगी, सेम उतने ही परसेंट। यूनिट्स में नहीं कह रहा हूं, परसेंट में बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंट। जितने परसेंट प्राइस घटेगा उतने परसेंट ही डिमांड बढ़ेगी, या वाइस वर्सा। तो फिर हम क्या बोलेंगे, ईडी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब उतने सेम यूनिट, द इलास्टिसिटी इन डिमांड विल बी सेम परसेंटेज। तो कैसे दिखाएंगे इसको, ईडी इज इक्वल टू, और ये इसका डायग्राम होगा, ठीक है जी। और लिखो इसके अंदर, और लिखो द डिमांड कर्व इन दिस केस, लिख लिया आपने, डिमांड कर्व इन दिस केस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आगे चले, आगे आ जाओ। केस नंबर 4, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। अब देखो, ये तो बोलने से समझ में आ रहा है, बोलो क्या लिखेंगे इसमें ईडी को, ईडी इज ग्रेटर देन 1, और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, या ग्रेटर देन अ यूनिट, एक से ज्यादा, तो ईडी विल बी ग्रेटर देन 1। समझ में आ रही बात आराम से? तो लिखो इसके अंदर आप, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन it refers to a situation when with the fall in the price of good X, when with the fall in the price of good X, the demand increase more than a unit or more than its percentage, ऐसा लिखो, the demand
increase more than its percentage. अब ये कौन सा केस हुआ, ये लो लिख लो, आप लिखो प्राइस और यहां लिखो डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड, कुछ भी ले सकते हो। प्राइस दे लो आप भगवान की दया से, यहाँ पे क्या दें हम, आप दे दो प्राइस 20 और गुड्स मान लो 100। प्राइस कर गया 10 हो गया और ये कितना हो गया, देखा प्राइस कितना घटा, ये देखो प्राइस कितना घटा, प्राइस कितना गया 50%। कितना गिरा प्राइस 50% और डिमांड कितनी बढ़ गई 100%। 100। इसे क्या बोलेंगे, ईडी इज ग्रेटर देन 1। समझे आप, कितना सिंपल काम है यार, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। डिमांड 100% बढ़ गई, यानी जितने परसेंट प्राइस गिरा डिमांड उससे डबल बढ़ गई। डबल क्या मतलब, एक से ज्यादा बढ़ गई, उससे ज्यादा बढ़ गई। सर ये 100 ही होगी क्या, 100 नहीं, उससे कम भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है, इसको 180 भी ले सकते हैं। यानी प्राइस कितना गिरा 50%, डिमांड कितनी बढ़ गई, बस 50 से ज्यादा होनी चाहिए, मोर देन 50। आप समझे, यानी व्हेन इट इज मोर देन अ यूनिट इट इज कॉल्ड ईडी इज ग्रेटर देन 1। क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। सर डिमांड का कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बना के देख लो, कुछ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा इट विल बी डिमांड कर्व। इसे क्या बोलेंगे मानो, फ्लैटर डिमांड कर्व। बातें मत करो लड़की आपस में, फ्लैटर डिमांड कर्व। फ्लैटर थोड़ा सा लेटा हुआ, मतलब जैसे वो रावण सो रहा होता ना, उसमें फ्लैटर डिमांड कर्व, लेट सोया हुआ, फ्लैटर डिमांड कर्व। ठीक है, स्टीपर नहीं है, ऐसे नहीं है, स्टीपर अगला आएगा। स्टीपर मैंने बिल्कुल सीखा नीचे को, कि थोड़ा सा फ्लैटर है, ऐसे नहीं, ऐसे। कैसे कैसे, हाँ ऐसे, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। फ्लैटर डिमांड कब बनेगा, इसके तो लिख लो आप जल्दी से, यहां लिखो, इन दिस केस द डिमांड कर्व इज फ्लैटर। इन दिस केस द डिमांड कर्व इज फ्लैटर। और आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, देखो आप इसे ऐसे भी शो कर सकते हो, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस 10 था, क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी, प्राइस बढ़ के 20 हो गया। कितने परसेंट बढ़ गया बताओ, 50% बढ़ गया। प्राइस में कितना परसेंट राइज आया, 50%, लेकिन डिमांड कितनी गिरी, देखा, प्राइस तो बढ़ा कितना 50%, लेकिन डिमांड कितनी गिरी, सिर्फ 20%। गिरेगी तो पक्का, लेकिन कम गिरी, सेम यूनिट में नहीं गिरी। जितने परसेंट प्राइस बढ़ा उतने परसेंट डिमांड नहीं गिरी। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। फाइन, इन दोनों केस में आप इसे दिखा सकते हो, चाहे ऐसे दिखा लो चाहे ऐसे दिखा लो। और ये मेरे कर्व पे मत जाना जो मैंने बनाया, आप खुद इसका कर्व बना के देख लेना, ऐसा ही बनेगा। इट विल बी फ्लैटर नॉट स्टीपर। फ्लैटर टू, ये देखो ये बना ना फ्लैटर, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लैटर डिमांड कर्व। ठीक है जी, आप बना के देख लेना। आ जाओ अगला, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। द लास्ट वन इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। अब आ जाओ, समझ में आ रहा होगा आपको कैसा लेस देन, कौन सा पांचवा चौथा है, फिफ्थ है ना। बोलो इसको कैसे लिखेंगे, है ना, लेस देन 1। कोई सेम बात दोबारा से लिख रहे हो, ठीक है। इसमें डिमांड कर्व जो बनेगा वो बनेगा स्टीपर, एकदम ऐसा नीचे गिरता होगा, ऐसा डिमांड कर्व बनेगा, स्टीपर डिमांड कर्व। आप लिख लो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं भाई, बहुत सारे लोग। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, आप लिखो, इन दिस केस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड
अब इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, ये प्राइस जो है ये 20 था और डिमांड कितनी थी, डिमांड हमारे पास मान लो 100 थी। प्राइस 20 था और डिमांड कितनी थी, 100 थी, और यहाँ पे प्राइस 10 हो गया और डिमांड कितनी हो गई, 120। ठीक है जी, प्राइस कितने परसेंट घटा, लेकिन डिमांड कितने परसेंट बढ़ी, दैट इज कॉल्ड ईडी इज लेस देन 1। सेम एग्जांपल है, पीछे भी दिया था आपने सेम एग्जांपल, ईडी इज लेस देन 1, मतलब द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन द यूनिट, दैट इज कॉल्ड ईडी इज लेस देन 1। हम जब बार बार इलास्टिसिटी की बात करते हैं ना, इलास्टिक वर्ड से आया था इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। डिमांड में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो यहाँ प्राइस 50% गिर गया लेकिन डिमांड कितनी बढ़ी, सिर्फ 20%, तो कर्व कैसा बनेगा, स्टीपर, इसे बोलते हैं स्टीपर। ठीक है, वो था फ्लैटर, ये कौन सा बनेगा, स्टीपर। तो मेरी बात सुनो, अब कहानी यहाँ है कि हमने क्या सीखा इस पूरे टॉपिक में। और मेरे साथ जरा जल्दी से ये देखो, इस पूरे टॉपिक को कैसे दिमाग में रखोगे। सबसे पहला लिखोगे कौन सा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सबसे पहले क्या लिखोगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और वो मालूम है कैसा था, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसके अंदर ईडी इज इक्वल टू, पता नहीं कैसे कैसे करके बना दी, ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी, और डिमांड कर्व कैसा था, ऐसे। फिर दूसरा सीखा आपने, सेकंड नंबर पे आपने सीखा परफेक्टली इनइलास्टिक, और मालूम है ये कैसा था, यहां था ईडी इज इक्वल टू, और ये था डिमांड कर्व। फिर आपने तीसरा सीखा कौन सा, यूनिटरी इलास्टिक, जहां आपने ईडी इज इक्वल टू 1 दिया, और क्या लिखा आपने, ठीक है ना। और चौथा फिर आपने क्या सीखा, चौथा वो था क्या, मोर देन, मोर देन यूनिटरी, और आपने कहा ईडी इज ग्रेटर देन 1, और डिमांड कर्व जो था फ्लैटर। ठीक है, और पांचवा आपने सीखा, फिफ्थ वाला, आपने कहा ईडी इज लेस देन 1 और डिमांड कर्व कैसा बना, स्टीपर। ये 5 चीजें आपने सीखी। तीसरा था काइंड्स ऑफ ईडी, और इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है 150%। ये जो छोटे छोटे से पेपर आप लोगों के हो रहे हैं ना गूगल पे, इनकी बात नहीं करता हूँ मैं, नॉलेज की बात आपसे कर रहा हूँ। ये आगे भी जाके आपके काम आएगा, जब आप चले जाओगे बीकॉम के अंदर, वहां भी ये चीज आपको पीछे, डिमांड और सप्लाई पूरी बीए और बीकॉम में आपका पीछे नहीं छोड़ेगी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर तक डिमांड सप्लाई आपके साथ चलेगी। हर उसमें क्या बोलते हैं, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में आपको डिमांड और सप्लाई का लेसन पक्का आएगा, और तब भी ये सारी बातें आपके काम आएंगी। इनमें से कोई एक भी ऐसी बात नहीं है जो आप एक्स्ट्रा सीख लोगे या कम सीख लोगे जो वहां पे नहीं आएगी। सारी की सारी यही बातें दोबारा से आप पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म। कौन सा टॉपिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द टाइप्स ऑफ ईडीज या काइंड्स ऑफ ईडीज या डिग्रीज ऑफ ईडी। मैडम कुछ भी पूछ सकती है। एक्सप्लेन द डिग्रीज, पूरा 6 नंबर में आता था पहले। एक्सप्लेन द डिग्रीज ऑफ ईडी, एक्सप्लेन करो। और अगर एक्सप्लेन करने को आ जाए, पहले डेफिनेशन, फिर ईडी कैसे लिखते हैं, नो, और फिर उसके बाद तीसरा डायग्राम। और डायग्राम जब भी बनाओगे और डायग्राम के साथ अगर आप मार्किंग नहीं करोगे तो फिर डायग्राम के नंबर नहीं मिलते। डायग्राम के साथ साथ डायग्राम की मार्किंग होनी जरूरी है। एक 6 नंबर का क्वेश्चन जब आपको आता है, उसमें आपको कैसे लिखना होता है, मैं आपको एक बार उसका एग्जाम्पल दिखाना चाहता था। वो किसी बुक में नहीं होता, लेकिन टीचर्स बुक में होता है। मैं बताता हूँ, मेरे पास टीचर्स बुक है, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये बुक है इकोनॉमिक्स की, ये बाहर में नहीं मिलती बाजार में, एस के अग्रवाल में, ये मार्केट में नहीं मिलती है। इससे टीचर्स बुक, ये देखो लिखा है स्पेसिमेन कॉपी नॉट फॉर सेल, ये देख रहे हो आप। तो इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ। ये है तो 12th क्लास की, पहले 11th क्लास में भी यही था।
अगर आप कभी देखोगे ना लाइफ के अंदर, ये देखो इसमें पहले पेज में लिखा है गाइडलाइंस अबाउट आंसरिंग क्वेश्चंस। किसी बुक में है या आपकी बुक में नहीं है, इस किताब में है द गाइडलाइंस अबाउट आंसरिंग क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स के अंदर कैसे आंसर दिया जाता है, क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है, ये इस बुक में है, ठीक है। और यहाँ पे इस बुक के अंदर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये देखो इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स। आंसर को कैसे पढ़ते हैं, एग्जामिनर कैसे पढ़ता है, और एग्जाम्पल दिया है। एक एग्जाम्पल उसने उठाया, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इनकम विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। 6 मार्क्स में आया, ये 6 नंबर में क्वेश्चन आया। तो उसने बताया कि कैसे कैसे करके डायग्राम के 2 नंबर है, एक्सप्लेनेशन के 2 नंबर है, कंक्लूजन के 2 नंबर है, तब मिला के 6 नंबर पूरे हुए। तो जब कभी भी आप पेपर दे रहे हो, इकोनॉमिक्स का आप पेपर देते हो, इकोनॉमिक्स का एग्जाम आप करते हो, तो कभी ये बुक को आप ले जाना, इसकी फोटो कॉपी मैं आपको दे दूंगा या फोटो खींच के आप इसको पढ़ना कि इकोनॉमिक्स के अंदर आंसर कैसे दिया जाता है ना। ये हिस्ट्री नहीं है कि आप फटाफट से उठाओ और लिखना शुरू कर दो, ऐसा नहीं हो। अगर मान लो यही क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए, एक्सप्लेन द डिग्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिमांड, उसने बोल दिया सारी डिग्रीज, कितनी डिग्रीज है 5, नंबर कितने हैं 6। तो आप क्या करोगे, आप 11th क्लास के बच्चे हो, पहले आप लिखोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिमांड। समझे मेरी बात। अगर 11th क्लास का बच्चा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। पहले आप लिखोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईडी, ईडी का मतलब क्या होता है, फिर स्टार्ट करोगे देयर आर वेरियस डिग्रीज ऑफ ईडी, नंबर 1 टक 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 5। और कैसे, पहले उसका नाम, उसकी डेफिनेशन, फिर उसको कैसे लिखते हैं वो, और फिर उसका डायग्राम, और थोड़ा सा डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हो 1 लाइन में या 2 लाइन कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया, डिमांड कब कहाँ है, इट इज जस्ट हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते, तब जाके 6 नंबर मिलते हैं। ये वो पहली, दूसरी, 5वीं, 7वीं क्लास नहीं है। यहाँ एक्सप्लेनेशन के मार्क्स होते हैं और थ्योरी के मार्क्स नहीं होते। बहुत सारा लिखने से नंबर नहीं मिलते, बहुत अच्छा लिखने से नंबर मिलते हैं इकोनॉमिक्स के। मैं आपको 11th क्लास के लिए नहीं समझा रहा हूँ, 12th क्लास के। 11th में आदत डालोगे तभी 12th में अच्छा लिखोगे आप। और 100 मार्क्स आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों को, 100 में से 100, बहुत सारे बच्चों की। हाँ, हमारे यहाँ पे हाईएस्ट 98 गए हैं, और वो भी पिछले 3 साल से लगातार हम 98 ला रहे हैं, लेकिन 100 नहीं आए, 100 मार्क्स नहीं, अभी 100 आने चाहिए। अब आप इधर से पढ़ने वाले बच्चे हो, देखो ये मैडम बैठी है, क्या दीप्ता मैडम बैठी है, इधर ये मोहिनी बैठी है, उधर कोमल बैठी है, पायल बैठी है, राणा जी बैठे, तो सारे कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं। और इधर देखो ये, आपका भी नाम ले रहा हूँ, देखो इधर ये पंकज बैठा है, इधर ये नमन बैठा है, ये देखो ये दिलप्रीत बैठा है, निखिल कितना अच्छा पढ़ रहा है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो जसवीर अच्छा कर रहा है इकोनॉमिक्स के अंदर है, और भी बच्चे, सारे बच्चे नहीं आर्यन सही, तेरे नंबर अच्छे आए, 16 नंबर है, 20 अच्छा कर रहा है। तो सारे बच्चे, ऐसा अच्छा ग्रुप है, ऐसा अच्छा सीरियस पढ़ने वाला ग्रुप है, कोई मस्ती वाला बच्चा नहीं है। तो जब मस्ती वाले बच्चे ना हो, पढ़ाने का मजा आता है, पढ़ने का मजा आता है, लेकिन आपको सही तरह से लिखना है और सही तरह से पढ़ना है, ठीक है जी। तो इतनी परवाह आपको करनी है। तो हो गया टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, जल्दी बताओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग ईडी है ना, लिखो फिर। हाँ बस चलो। अरे अभी मेरी बात सुनो, न्यूमेरिकल्स करने हैं, 20-25 न्यूमेरिकल्स। उसके अंदर आपके 2 दिन लग जाएंगे। अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं इसके, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स। उसको किए मेरा तो चैप्टर अधूरा है, वही तो आने हैं पेपर में। अब किताब ने ऐसे पेड़ बना दिया, देखो ऐसा ट्री बना दिया, एक ट्री बनाया और 1 2 3 4 5 दिखा दिए, है ना, हमने वो बॉक्स बना दिया। बात तो एक ही है। तो ऐसे करके उसने भी दिखाया है, आपको भी घर जाके बना लेना एक बार, ताकि आपको पूरा डिटेल में आ जाए। मैं आपकी बुक है ना साथ साथ देखता रहता हूँ कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपकी मैडम में छिपा के रखे हो कहीं पे और उठा के पेपर में दे दें। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि पेपर में कुछ आ गया जो आपने नहीं पढ़ा। लिखो आप टॉपिक सबसे पहले, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नया टॉपिक है।
इलास्टिसिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला नंबर 1, नेचर ऑफ द कमोडिटी। मैंने अभी कहा सभी गुड्स का नेचर एक जैसा नहीं होता। कोई गुड्स नेसेसरी होते हैं, कुछ गुड्स लग्जरी होते हैं, कुछ गुड्स होते हैं कंज्यूमेबल गुड्स, इनको खाना जरूरी होता है। सब गुड्स एक जैसे नहीं होते। जब सब गुड्स एक जैसे नहीं होते तो सबकी ईडी भी एक जैसी नहीं होती। हमने अभी पढ़ा ना, ये वही टॉपिक है। तो लिखो फटाफट जल्दी से इसके अंदर, ईपी या ईडी जो भी आप लिख सकते हो। ईपी इज अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ अ गुड। ईपी इज अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द गुड। और इसको 3 में बांट लो। जब हम नेचर ऑफ गुड की बात करें, नेचर ऑफ गुड की बात करें तो हम 3 बातें पढ़ेंगे, 1, 2 और 3। सबसे पहले नेचर ऑफ नेसेसिटी, नेचर ऑफ नेसेसरी गुड्स। लिखो आप, व्हेन अ कमोडिटी इज नेसेसिटी, NECCESITY, ये आएगा स्पेलिंग, SSITY, डबल एस तो नहीं आएगा, NECCE आएगा कि नहीं, डबल एस, नेसेसिटी, व्हेन अ कमोडिटी इज नेसेसिटी। और दूसरा, व्हेन अ कमोडिटी इज कंफर्ट। और तीसरा, लग्जरी की स्पेलिंग क्या होगी? लग्जरी XUARY, हाँ, LUXURY, सही बोल रही है क्या? लग्जरी नहीं यार, अधूरी लग रही है। ARY आएगा, LUXURY, लग्जरी। चलो ठीक है, लो सुनो मेरी बात इधर देखो। ये गुड होते हैं, एक नेसेसरी जैसे खाना, दवाइयाँ, एक कंफर्ट जोन जैसे AC, कार, रेफ्रिजरेटर, और तीसरा लग्जरी। तीसरा नहीं, अलग अलग हो गई। लग्जरी के अंदर तो बेटे फिर वो डायमंड रिंग्स आ गई, गोल्डन, चलो कार भी इसमें डाल लो आप, कार भी इसमें डाल दो, इसमें बाइक डाल दो। बाइक तो आप कंफर्ट जोन में है ना, बाइक लग्जरी में नहीं गिनी जाती है। मेरे जैसे गरीब आदमी के पास में बाइक है तो उसे लग्जरी में नहीं डाल सकते, है ना। हमारा लेवल यहाँ तक है, यहाँ का नहीं है। तो फिर ये देखो, ये नेसेसिटी हो गया, ये कंफर्ट जोन हो गया, और ये लग्जरी हो गई। भाई इसमें लगा लो गाड़ियां, गोल्ड, डायमंड की रिंग्स, इसमें लगा लो। और इसके अंदर लगा लो बाइक, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, AC, और ये हो गया हमारा खाना पीना, मेडिसिन एंड फूड। तो लिखो अब जल्दी से, व्हेन अ कमोडिटी इज नेसेसिटी, व्हेन अ कमोडिटी इज नेसेसिटी, then its demand is generally inelastic. As it is required for human survival. When the commodity is necessity, its demand is generally inelastic, as it is required for human survival. सही बोला मैंने? प्रूफ कर सकते हो कैसे? When a commodity is necessity, its demand is generally inelastic because या as it is required for human survival. मैंने सही कही ये बात? प्रूफ कर सकते हो कैसे आप? सर दवाई वाला एग्जांपल दिया था। हमें जब बंदा बीमार होता है तो उसको मेडिसिन चाहिए होती है, तो
जाता है मेडिसिन लेने, वो मेडिसिन वो दुकान वाला कहता है कि अगले 3 महीने में वो जो अभी 1000 रुपए की वो अभी अगले 3 महीने में 800 की हो जाएगी। पर उस केस में वो ये नहीं देखेगा कि प्राइस क्या है, हाँ मेडिसिन ले लेगा। इस केस में क्योंकि सर्वाइव करना है उसको, सर्वाइव करना है, इसलिए उसने उसकी जो डिमांड है वो क्या हुई, इनइलास्टिक। और इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है, जिसमें सिर्फ प्राइस से कोई मतलब नहीं होता, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, ऊपर डिमांड हुई रहती है। खतरनाक माइंड है यार, सारी बात समझ रहा है ये डिटेल में सारी बात समझ रहा है बंदा, एग्जाम्पल्स के साथ बात को समझ रहा है दिल पे, और बहुत अच्छा पढ़ रहा है इसका मतलब ये, और ये अच्छा करेगा साल के अंत तक। देखना हमारी किस्मत इतनी गंदी है कि इस पर एग्जाम ही नहीं हो रहे थे, नहीं तो एग्जाम होते थे तो हम सीरियस कंपटीशन में रहते थे हर स्कूल के अंदर। अभी एग्जाम हो, स्कूल में बिठा के प्रॉपरली स्कूल लगे, यहाँ से मोहिनी अपने स्कूल में, तीर्था अपने स्कूल करे अपनी क्लासों में, तो पता लगेगा कि बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। सच्ची बात है ये, हमारे पास हर साल अच्छे अच्छे टॉपर बच्चे पढ़ते रहे, अपनी अपनी क्लासों में टॉप करने वाले बच्चे। आपके आ रहे नंबर 3 पे, पोजीशन नंबर 4 पे, पोजीशन नंबर 2 पे, फिर 5 पे, ये सारे बच्चे यहीं के थे। 4 पोजीशन हमारे यहाँ से थी, पहले 5 में 4 बच्चे हमारे थे यहाँ से, फिर वो सीजीएम के भी हमारे बच्चे थे। मतलब अब देखो ये पढ़ रही है बच्ची, ये लेके आए 39 मार्क्स 40 में से अकाउंट्स में, और इकोनॉमिक्स में भी 39.5, ये 40 मार्क्स। तो मैडम पूछेगी ना कहाँ पढ़ रहे हैं आप, है वो तो उसको पता है, अकाउंट्स वाले को तो मालूम होगा, इको वाले को बताना भी मत, सारे नंबर का 0 कर देगी उसको पता लग गया। अकाल में पढ़ते बोलेगी वो तो डॉक्टर की जरूरत है, अकाल वाले हम बताए अपने अकाउंट्स वाले इसको रानी मैडम को मालूम है कि मैं पढ़ाता हूँ, उनको अच्छे से मालूम है। आप उनको बताओगे, उनको अच्छे से मालूम है, वो फोटो लगी बाहर तुम्हारे स्कूल की, हमने त्यागी, उसको मालूम अच्छे से कि कहाँ पढ़ते थे। ठीक है, तो लो, when the commodity is necessity, the demand is inelastic. ठीक है, because it is required for human survival, ऐसा लिख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट, when a commodity is comfort zone। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई कमोडिटी कंफर्ट जोन में है, उसकी डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी? है इलास्टिक होगी। क्यों होगी इलास्टिक? इलास्टिक क्या होती है पहले बताओ, व्हाट इज इलास्टिक डिमांड? प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आ जाता है, दैट इज इलास्टिक डिमांड। लेकिन परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं होगी ना, इलास्टिक होगी। लिखो आप, व्हेन द कमोडिटी इज इन कंफर्ट जोन, its demand is generally elastic, as the consumer can postpone its consumption। ठीक है जी, आगे लिखो, when the good is in luxury zone, ये रहा, when a commodity is a luxury, हाँ बताओ अब क्या होएगी? है क्या परफेक्टली इलास्टिक? वेरी गुड, लिख दो। बिल्कुल, क्या सही जा रहे हो तुम बच्चे यार। बताओ लग्जरी में परफेक्टली इलास्टिक कैसे होएगी, बताओ। सर परफेक्टली इलास्टिक ऐसे होगी कि सर इसमें मतलब जो बंदे गाड़ी का एग्जाम्पल ले लो सर, वो मतलब 10,000। पहले ये बताओ परफेक्टली इलास्टिक क्या होती है? सर इसमें सर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ता है तो डिमांड बिल्कुल घट जाती है, और डिमांड और प्राइस थोड़ा सा भी डिक्रीज होता है, डिमांड इन्फ्लेट हो जाती है ना, तो क्या हो जाएगी फिर ये परफेक्टली इलास्टिक। लिख दो आप, वेरी गुड। आगे बढ़ जाओ, ये पहला हो गया, दिस इज द फर्स्ट वन। ये फर्स्ट पॉइंट खत्म हुआ, पहला फैक्टर खत्म हुआ। आ जाओ फैक्टर नंबर 2। पहला आपने क्या पढ़ा? नेचर ऑफ गुड। दूसरा आप लिखो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अच्छा कुछ सोच के देखो, एक बार सोच के देखो, जिस गुड का मार्केट में सब्स्टिट्यूट है, मतलब कोक का सब्स्टिट्यूट क्या है?
जिस गुड का मार्केट में सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड कैसी होगी? पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट है मार्केट में कोई पेट्रोल का, अगर तुम्हें पेट्रोल ना मिले तुम गाड़ी चला लोगे, लेकिन अगर कोक ना मिले तो पेप्सी पी लोगे, पानी पी लोगे, बहुत कुछ है। तो दो तरह के गुड्स हो गए ना, एक वो जिनका सब्स्टिट्यूट मार्केट में है, एक वो जिनका नहीं है। पता पेट्रोल के बिना क्या कर सकते हो? अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल की है, उसमें पेट्रोल के अलावा कोई डलेगा? उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन अगर आपको पेप्सी की डिमांड है और कहीं कुछ नहीं मिल रहा, आप मर रहे हो भूख से, प्यास से, तो क्या पियोगे? कोक पी के काम चला लोगे, पानी पी लोगे, जूस पी लोगे, बहुत कुछ है सब्स्टिट्यूट। तो दो तरह के गुड्स हो गए। तो लिखो जल्दी से, आप लिखो फटाफट जल्दी से। डिमांड फॉर अ गुड with large number of substitutes will be more elastic. Will be more elastic because a small rise in the price because the small rise in the price of one good will induce the customer, induce मैंने होता है attract या force, induce the customer to go for its substitute. For example, Coke and Pepsi. ठीक है जी, क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? कोक एंड पेप्सी. द स्मॉल राइज इन द प्राइस ऑफ कोक विल शिफ्ट द कस्टमर टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ पेप्सी. यही मतलब होता है सब्सिट्यूट गुड्स का. अगर कोक का प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ गया तो डिमांड शिफ्ट कर जाएगी किसकी तरफ? पेप्सी की तरफ. द स्मॉल राइज इन द प्राइस ऑफ वन गुड मतलब कोक विल इंड्यूस मैंने फोर्स द कस्टमर टू डिमांड द अदर गुड. यही मैंने आपको लिखवाया. इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड. जिस गुड्स के सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होते हैं उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है, और जिनके अवेलेबल नहीं होते उनकी डिमांड इलास्टिक नहीं होती. ठीक है. अब मेरी बात सुनो, पेट्रोल 70 रुपए लीटर है आज रात को, और आपको कहीं जाना है तो गाड़ी में क्या डलेगा? और कल आज रात को पेट्रोल 90 रुपए हो गया और फिर आपको कहीं जाना पड़ा तो गाड़ी में क्या डलेगा? जिसका सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, जिसका मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं, उसकी डिमांड क्या होगी? अरे भाई, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, उसकी डिमांड मार्केट में क्या रहेगी? और फिर जिसका सब्स्टिट्यूट है, मालूम है कि कोक नहीं मिली तो पेप्सी नहीं मिली तो पानी नहीं मिला तो जूस, जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, उसकी डिमांड क्या होगी? मोर इलास्टिक. ठीक है जी, बस यही खत्म करेंगे. आज हम यहीं पे फिनिश करेंगे. कल इस टॉपिक को खत्म करते हुए हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है जी, कल हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हुए इस चैप्टर से बाहर आने की कोशिश करेंगे. उसको यही करेंगे.